वेलकम। आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज न्यायालय यानी कि जो हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम है उसके तीसरे क्लास में है। आज हम लोग बेसिकली जो वर्ड्स हम लोग सुनते आते हैं, एकल पीठ, खंडपीठ, पूर्णपीठ, संवैधानिक पीठ, या हम लोग सुनते आते हैं भ्रमणकारी पीठ, स्थायी पीठ, इनके बारे में समझेंगे। इसके अलावा हम लोग वकीलों से जुड़े हुए तमाम शब्द सुनते आते हैं, जैसे सॉलिसिटर है ना, अमिकस क्यूरी, बैरिस्टर, काउंसिल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट, या और भी जैसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, सीनियर एडवोकेट कौन होता है, वगैरह वगैरह। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर भारत के न्यायालयी सिस्टम को आप समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको जाननी आवश्यक है लैंग्वेज के बारे में, कि न्यायालय में किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जाती है, कहाँ पर ये वर्णित है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णित है, क्या कहता है लैंग्वेज के बारे में, ये सारी जानकारियाँ आज हम लोग इसमें लेंगे। इसको शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग शायद वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं हम आप लोगों से कि आप लोग इसको, जो भी क्लासेस हैं पढ़ाया जाता है आपको मेहनत करके, तो उसको शेयर ज़रूर किया करें। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे पीठ किसे कहते हैं। ठीक है, न्यायाधीशों की पीठ होती है ना, जिसे बेंच कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में पीठ कहा जाता है। अब देखिए, जो पीठ है, पीठ दो आधार पर निर्धारित की जाती है, यानी बेंचेस दो आधार पर बांटी गई हैं। पहला जो बेस होता है वो पीठों का नंबर ऑफ जजेस के आधार पर होता है, यानी कि किसी पीठ में कितने सदस्य हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक। दूसरी चीज, किसी पीठ का यानी किसी बेंच का कार्य करने का तरीका किस तरह का है, वो परमानेंट है या भ्रमणकारी है, उसके आधार पर इसका बंटवारा होता है। तो एक स्थायित्व के आधार पर और दूसरा संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले संख्या के आधार पर समझते हैं। जब बात करेंगे संख्या के आधार पर, तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आता है एकल पीठ, सिंगल बेंच। ध्यान देंगे, जो सिंगल बेंच होता है उसमें एक जज बैठता है और वही जज सुनवाई करता है। उसे चैम्बर इन जज भी कहा जाता है। सॉरी, जज इन चैम्बर, उल्टा हो गया, जज इन चैम्बर कहा जाता है। क्लियर। तो एकल पीठ जहां पर एक हो। खंडपीठ क्या होता है? देखिए, खंडपीठ का मतलब होता है जहां पर दो जजों का बेंच हो, यानी दो जज मिलकर के कोई डिसीजन लेते हो, तो उसे खंडपीठ कहा जाता है। ध्यान देंगे, खंडपीठ के अलावे जितने भी पीठ होते हैं, सामान्य तौर पर उनमें जजों की जो संख्या होती है वो विषम होती है, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से रहेगी। विषम क्यों रहती है? क्योंकि विषम रहने पर बहुमत निकाल पाना आसान होता है, और अगर विषम ना हो, जैसे 10 हो गया, तो बराबरी पर आ जाता है, इसलिए निर्णय कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो पीठ हैं वो उनमें जजों की संख्या विषम अंगों में रहती है। ठीक है, सिवाय खंडपीठ के। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पूर्ण पीठ किसे कहते हैं? ठीक है, तो जो पूर्ण पीठ होता है उसकी बात जब करेंगे तो बोलता है कि इसमें 3 जज होते हैं। एकल में 1, खंड में 2, पूर्ण में 3। ठीक। अब उसके बाद संवैधानिक पीठ क्या होता है? ध्यान देंगे, हमारे देश में संविधान का संरक्षक न्यायालय को माना गया है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक। तो अब अगर कोई भी ऐसी बात हो जहां पर संविधान की व्याख्या करनी हो, संविधान में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है, तो वो व्याख्या एकल पीठ, खंडपीठ या पूर्ण पीठ के द्वारा नहीं की जाएगी। उसमें संवैधानिक पीठ बैठती है। संवैधानिक पीठ में 5 या 5 से अधिक कितने भी सदस्य हो सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, संवैधानिक पीठ संवैधानिक मामलों पर बैठती है, पहली चीज। दूसरी चीज एक और ध्यान दीजिए जो बेहद महत्वपूर्ण है इम्तिहान के दृष्टिकोण से, आर्टिकल 143 में भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो सलाह मांग सकता है न्यायालय से किसी मुद्दे पर। तो जब वो सलाह मांगता है तो आर्टिकल 143 के तहत जो सलाह देने की बात है, उस चीज पर, उस मुद्दे पर विचार करने के लिए जो पीठ बैठती है वो पीठ भी संवैधानिक पीठ होती है। यानी उसमें 5 या उससे अधिक जजों की संख्या के लोग बैठेंगे। तो ये हो गया आपका संख्या पर आधारित। दूसरा बात करेंगे स्थायित्व के आधार पर आधारित। स्थायित्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक वो जो स्थायी पीठ होती है, यानी जो परमानेंट बेंच वहीं पर होता है। दूसरा वो जो किसी कार्य विशेष के लिए वो पीठ उठ करके कहीं कार्य विशेष के लिए वहां जाकर के बैठ जाती है। निर्णय लेने के लिए, मान लीजिए अगर आज यहां बैठी हुई है फैजाबाद में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। आज यहां है, फिर कल कोई मुद्दा और आया जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर में चली गई, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? भ्रमणकारी पीठ, ठीक है, सर्कुलेटरी बेंच कहते हैं। और एक होता है परमानेंट बेंच। परमानेंट बेंच जो परमानेंटली वहीं पर रहती है। अब परमानेंटली बेंच जो होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। एक मुख्य पीठ होता है, एक अन्य पीठ होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लोग अन्य पीठ को खंड पीठ कह देते हैं, गलत होता है। एक मुख्य पीठ होता है, एक अन्य पीठ होता है ना। मुख्य बेंच, मेन बेंच, अदर बेंच। मुख्य बेंच जैसे देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्य बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, लेकिन जो उसका अदर बेंच है वो लखनऊ है। क्लियर है? तो दोनों ही परमानेंट है, एक ही जगह, मतलब वो इलाहाबाद में है और ये लखनऊ में है, ये दोनों परमानेंटली यहां पर हैं, तो इसलिए ये स्थायी पीठ के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया इनके जो पीठों से जो है आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो नॉलेज आपको होना चाहिए, ये हो गया। अब बात करेंगे अधिवक्ताओं की, ठीक। देखिए मुख्य रूप से जब बात करेंगे अधिवक्ताओं की तो 3 तरह के होते हैं। पहला वरिष्ठ अधिवक्ता, दूसरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और तीसरा अन्य अधिवक्ता। ध्यान देंगे यहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता कौन होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब कोई ऐसा इंसान जिसको संविधान की विशेषता हासिल हो चुकी हो, यानी कि वह संवैधानिक रूप से अपने आप को काफी मर्मज्ञ बना लिया हो, काफी मजबूत हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का सहयोग करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है। तो ये सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, ठीक, बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद बात करते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? ध्यान देंगे, जब आप वकालत कर लेते हैं तो आपको बार काउंसिल में रजिस्टर कराना पड़ता है, किसी स्टेट बार काउंसिल में कहीं पर रजिस्टर कराना पड़ता है। तो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आप वकालत कर सकते हैं, वकालत की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप मुकदमा जो लड़ने जाएंगे किसी का, अपने नाम से आप मुकदमा फाइल नहीं कर सकते। अपने नाम से मुकदमा फाइल करने के लिए आपको
5 साल तक बार काउंसिल का मेंबर रहना पड़ेगा, 1 साल की कम से कम उस दौरान प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसी के बाद एक एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा, तब आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनेंगे। यानी कि ऐसा वकील जो कोर्ट में केस दायर कर सकता हो, जिसके नाम से केस दायर होता हो, या कोई साक्ष्य या रिकॉर्ड जिसे कहते हैं वो प्रस्तुत करना हो, तो उसे कहते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। तो बात समझ आ गई। तीसरा है अन्य अधिवक्ता। अन्य अधिवक्ता में वो आते हैं जो बार काउंसिल में रजिस्टर होते हैं, लेकिन वो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड नहीं बन पाए होते हैं, या किसी कारण बस वो एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाए होते हैं, या 5 साल उनका नहीं हुआ रहता है, तो उन्हें अन्य अधिवक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। ये अधिवक्ताओं का मुख्य क्लासिफिकेशन है, मुख्य वर्गीकरण है। इसके अलावा उनके काम के आधार पर वकीलों को अलग अलग नाम दे दिया गया है अधिवक्ताओं को। ठीक है, ध्यान देंगे, एक वर्ड है अमिकस क्यूरिए। अमिकस क्यूरिए का मतलब क्या होता है कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट। जब न्यायालय के ऊपर बर्डन काफ़ी बढ़ जाता है तो न्यायालय क्या करती है, अपने वकीलों में से जो सीनियर होते हैं उनको अमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त कर देती है। वो जजों को ये यूँ कहें कि वो जजों का सहयोग करते हैं, सलाह तो नहीं कह सकते लेकिन सहयोग करते हैं। ठीक है, तो उन्हें अमिकस क्यूरी कहते हैं। सॉलिसिटर वकील कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये समझें तो जैसे जो सीनियर वकील होते हैं सामान्य तौर पर वो क्लाइंट से डायरेक्ट डील नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो वकील जो क्लाइंट से डायरेक्ट डील करते हैं, डायरेक्ट बातचीत करते हैं, उन्हें सॉलिसिटर कहा जाता है। ठीक है, आगे आपने नाम सुना होगा बैरिस्टर, है ना। बैरिस्टर क्या होता है? बैरिस्टर का मतलब है यहां पर कि जिसे जो कानून का स्पेशलिस्ट हो, जो कानून का एकदम मर्मज्ञ ज्ञाता हो, उसे बैरिस्टर कहा जाता है। ठीक, काउंसिल भी वकीलों को काउंसिल भी कहा जाता है। काउंसिल कौन होता है? जो काउंसलिंग करता है लोगों की। ठीक है, एक होता है लोक अभियोजक, अंग्रेजी में उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। यही नाम फेमस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नाम फेमस होता है। ये कौन होता है? ये सरकारी वकील होता है। जब कोई क्रिमिनल मामला होता है तो क्रिमिनल मामले में मान लीजिए ए ने क्राइम किया बी के साथ, तो बी जाता है कोर्ट में, जब अपना अपील दायर करता है तो बी जो है, बी को एक वकील मिलता है सरकारी, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। क्लियर है? उसके अलावा ध्यान दीजिए, इन सब को एडवोकेट कहा जा सकता है। क्लियर है? तो ये बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन है। आगे बात करेंगे लैंग्वेज की। तो सुप्रीम न्यायालयों के लैंग्वेज की बात करेंगे तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो लैंग्वेज होगा, क्रियान्वयन का, अपील का, जो कुछ भी होगा वो इंग्लिश में होगा। और सेम एज इट इज़ फॉर हाई कोर्ट ऑल्सो, ऐसा ही हाई कोर्ट के लिए भी निर्देशित है। लेकिन हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर एक प्रावधान है कि राज्यपाल के पास, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, अब राष्ट्रपति अनुमति कैसे देगा? राष्ट्रपति अनुमति तब देगा जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहेगा, तभी जो है वो समर्थन देगा। ठीक है, तो समझिएगा, राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वह अपने राज्य के हाई कोर्ट को निर्देशित कर सकता है कि आप
इंग्लिश के अलावा फला लैंग्वेज में भी क्रियान्वयन कर सकते हैं या वकीलों को उस लैंग्वेज में बात करने का, जिरह करने का मौका दे सकते हैं। ठीक, तो वर्तमान समय में 5 ऐसे प्रदेश हैं जो हिंदी इंग्लिश के अलावा अपना लैंग्वेज भी अलाउ किए हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी और राजस्थान, इन चारों प्रदेशों ने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी अलाउ किया हुआ है। और 5वां जो प्रदेश है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने अपने वकीलों को तमिल में, हाई कोर्ट में तमिल में जिरह करने का अधिकार दिया हुआ है। क्लियर? ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, यानी ये उच्चतर न्यायालय है। उच्चतर, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये हायर कोर्ट है। इसके नीचे वाले जो होते हैं उन्हें लोअर कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, हालांकि अभी बवाल चल रहा है इस मुद्दे पर कि आखिर में कोर्ट को लोअर क्यों कहा जाता है। चर्चा करेंगे कभी उस पर, जब अभी पढ़ाना शुरू करेंगे तो। ध्यान दीजिएगा, जो लोअर कोर्ट है उनके लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं जब, तो राज्य जो होता है पर्टिकुलर, उसके पास ये अधिकार होता है कि वह अपने क्रियाकलाप के आधार पर वहाँ के लैंग्वेज को निर्धारित करे। यानी उत्तर प्रदेश अपने यहाँ के लैंग्वेज को निर्धारित कर सकता है, तमिलनाडु अपने हिसाब से कर सकता है, कोई भी प्रदेश, केरला अपने हिसाब से कर सकता है, कर्नाटका अपने हिसाब से कर सकता है। तो ये बेसिकली लैंग्वेज में जो लोअर कोर्ट हैं उनमें लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा वो निर्भर करता है वहाँ के राज्य सरकार के ऊपर कि वहाँ पर कार्य किस तरीके से किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। काम मेरा अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।